हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में कवर कर रहे थे। तो उसमें हमने जितने भी गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सारी गैसेस कवर कर ली थी और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जिस गैस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने वो कवर कर लिए थे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जो हमारी वायुमंडल है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर किस हिसाब से कहाँ होती है वो सारा हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल डाल लेते हैं, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, ठीक है। तो इसको जो है वायुमंडल की जो संरचना है, तो वायुमंडल की ना 5 परतों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसको 5 परतों में डिवाइड किया हुआ है। तो कौन सी परत है? सबसे पहली आती है क्षोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। सेकंड नंबर पर आती है समताप मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट वन इज मध्य मंडल, जिसको क्या कहते हैं? मेसोस्फेयर। नंबर 4 पे आता है आयन मंडल, जिसको क्या कहा जाता है? आयनोस्फेयर। और लास्ट इज बाह्य मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब ये लेयर होती कैसे कैसे है? जैसे ये हमारा क्या है? हमारी पृथ्वी की सतह है। तो ये सबसे पहली जो होती है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। जो दूसरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी वाली जो होती है उसको बोलते हैं मेसोस्फेयर। नंबर 4 आयनोस्फेयर। और लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो मोस्टली जो गैसेस होती हैं, जितनी भी गैसेस होती हैं अर्थ पर, मोस्टली क्या है? वो ट्रोपोस्फेयर के ही अंदर होती हैं। ठीक है, तो हर एक लेयर का अलग अलग फेनोमेना है, हर एक लेयर का अलग अलग काम है कि किस लेयर में क्या होता है। अब बाहर से जो भी पिंड वगैरह आते हैं तो वो आयनोस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं, यहाँ पर आके जल जाते हैं। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या काम होता है? स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है अर्थ पर, उसके अंदर ये किस तरीके से काम करती है। फिर जो ट्रोपोस्फेयर होती है सबसे पहली, वो किस तरीके से काम करती है। सेकंड वाली स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वाली मेसोस्फेयर, ये किस तरीके से काम करती है। आयनोस्फेयर किस तरीके से काम करती है और एक्सोस्फेयर किस तरीके से काम करती है। तो अब क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे अंदर कि जैसे हमारी ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर में कौन सी गैसेस रहती हैं, और ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है, ये परत जो है, जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसकी सतह से कितने किलोमीटर तक होती है, ये कितने किलोमीटर तक होती है, ये कितने किलोमीटर तक होती है, ये कितने तक, ये कितने तक। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो
किस किस हिसाब से होता है, हम लेयर वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, अब हम पहले इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल। जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो इसके अंदर सबसे पहला फैक्ट क्या है, सबसे पहला फैक्ट है कि यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है या नीचे वाली परत है। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। ठीक है, इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट इज इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे आता है क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर। क्षोभमंडल में तापमान के गिरावट की दर, या इसको की कर लो, तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं। अब वो कौन सी घटनाएं होंगी, जैसे बादल, आंधी, बारिश, जैसे बादल, आंधी, बारिश,
इसी में होती हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है, इसी के अंदर होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, जिसको हम क्षोभमंडल बोलते हैं, हमारी जो पृथ्वी की सबसे पहली लेयर है, सबसे पहली परत है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फेनोमेना होता है वेदर से रिलेटेड उसके अंदर। सबसे पहली बात ये आती है कि यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है, जिसकी ऊंचाई सतह से लगभग 12 किलोमीटर है। देखा जाए जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ की ये सतह है, तो इससे 12 किलोमीटर का जो लगभग में इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से है। मतलब इस तरीके से ये है कि जो ध्रुव है, जो पोल्स है, पोल्स पर तो ये 8 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है, बट जो विषुवत रेखा है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 18 किलोमीटर की होती है। तो हम एवरेज निकालें, तो एवरेज बोलें तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये हमारी जो क्या है, जो क्षोभमंडल है, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर है, ये फैली हुई है हमारी अर्थ के ऊपर, जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, सबसे पहली लेयर होती है। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी ऊंचाई जो पोल्स पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर की होती है। तो एवरेजली लगाएं, एवरेज के हिसाब से देखें तो हम मानते हैं कि लगभग में है कि 12 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, वहाँ तक हमारा ट्रोपोस्फेयर या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा क्षोभमंडल फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ की सबसे पहली लेयर होती है। फिर आगे इसमें क्या बताया गया है कि क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। अब अगर हम टेम्परेचर से रिलेटेड बात करें तो ये वाली जो हमारी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर चलेंगे, हमारी जो अर्थ है उसकी सतह से अगर हम 165 मीटर ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो तापमान है उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही 165 मीटर हम गए, तो जैसे मान लीजिए अभी हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही हम 165 मीटर गए तो टेम्परेचर कितना हो गया, 49 हो गया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। तो अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें, तो अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो टेम्परेचर में कितनी गिरावट आती है, 6.4 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर के अंदर गिरावट आ जाती है। इतना टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जब हम, जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभमंडल जिसको हम बोलते हैं, इस लेयर में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आगे है सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं, जितने भी जो भी एटमॉस्फेरिक फेनोमेनाज होते हैं, जैसे कि बादल, बिजली का गरजना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, ये सब इसी लेयर के अंदर होते हैं। तो जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह हैं, तो जो हमारी ट्रोपोस्फेयर जो लेयर होती है, इसके ऊपर उड़ाए जाते हैं ताकि बारिश वगैरह, बादल वगैरह इस पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट ना डाल पाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। अब हम अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एक एक करके जो 5 लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल उतना, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अभी हम क्षोभमंडल में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो इसमें क्या बताया गया है, इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। इस मंडल को संवहन मंडल
कहते हैं। ठीक है, आगे है, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। ठीक है, आगे इसी के अंदर है, इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट, जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा, जिसको ट्रोपोपॉज बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रोपोपॉज। ठीक है, विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। देखो, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है
उसमें क्या है कि इसको हम और किस किस नाम से जाना जाता है। तो जब एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल यानी कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसको और किन नामों से जाना जाता है, या फिर इसके अलावा आपको क्वेश्चन में इन नामों को दे देगा। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है अपने माइंड में। तो इससे अच्छे से दिमाग में रखना है कि इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसको हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, इसका जो दूसरा नाम है। और क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है, मतलब जितने भी फेनोमेनाज होते हैं, एटमॉस्फेरिक जो भी फेनोमेनाज होते हैं वो इसी तक सीमित होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको संवहन मंडल के नाम से भी हम कह सकते हैं, जान सकते हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल के दो नाम हो गए, एक संवहन मंडल और एक अधोमंडल। ठीक है, तो इन दो नामों से भी इसको जाना जाता है। इन दोनों नामों अदर जो इसके नेम्स हैं वो ये दोनों हैं। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, ठीक है, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। मतलब जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं ना, वो हम कह सकते हैं कि इसी के अंदर होती हैं। गैसेस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इसी मंडल के अंदर होती हैं। अगर हम इस मंडल के अंदर जाके कोई जैविक क्रिया करेंगे तो वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि वो वहाँ प्रोसेस फेल हो जाएगा। मतलब इसी मंडल के अंदर सारी क्रियाएं होंगी या होती हैं। अब नेक्स्ट आता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, मतलब ये पृथ्वी की सतह है और इतना जो पार्ट है हमारा वो ट्रोपोस्फेयर है। और इससे अगला जो है वो क्या है, समताप मंडल है। तो इसको और इसको जो अलग कर रही है, जो सीमा अलग कर रही है, वो यही तो है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं क्षोभ सीमा के नाम से। अगर इंग्लिश में बोले तो हम इसको ट्रोपोपॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ट्रोपोपॉज भी बोल सकते हैं। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो इनको अलग करती है ना जो लेयर, उसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं। आगे विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ जो एयर है, यहाँ पर जाने के बाद एयर ठंडी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या है, जो हवा का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जाकर जो टेम्परेचर होता है एक तरीके से फ्लक्चुएट ना कर रिजिड हो जाता है, तो जिस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। मतलब ट्रोपोपॉज, पॉज मतलब एक तरीके से रुक गई ना कोई भी चीज़। जैसे हम कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो हमको क्या रिमोट से उसको रोकना है, तो हम पॉज बोल देंगे। तो इस वजह से हम इसको ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हमारी 4 लेयर्स और रह रही हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो उसको ऐसा करते हैं, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जो अगली हमारी क्लास होगी। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पर हमको बस उतनी पढ़नी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा देख लूँगी एक दो चीज़, क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं सारा, तो बेसिक से आपको सारा पता होना चाहिए। जब हम बेसिक से पढ़ेंगे कोई चीज़, तो चाहे एग्ज़ाम में वो ना आए, लेकिन जब हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको स्टार्टिंग में सारा पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ भी टॉपिक इसमें ऐसा रहेगा नहीं जो छूट जाए। मतलब थोड़ा सा शॉर्ट करके करा दूँगी, बट कराऊँगी ज़रूर। सो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, इस क्लास को भी और इस चैनल के लिंक को भी, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।